नमस्कार दोस्तों। इससे पहले आप लोग को हमने बताया था प्राकृतिक संसाधन में और प्राकृतिक संसाधन के स्वरूप क्या क्या हैं। आज इस वीडियो में आज आप लोग को बताएंगे। थोड़ी बहुत जानकारी और भी हम लोग प्राकृतिक संसाधन में देख लेते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन की बात हुई थी। तो जैसा कि जिम्मरमैन के अनुसार प्रकृति के वे समस्त पक्ष जिनसे मानव अपनी जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो हमारा जो ये नेचर है और नेचर के अनुसार जो मानव और अपनी जैविक आवश्यकताओं की जो संतुष्टि कर ले वही क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। वही उसका नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। नोट की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन के अनेक रूप हैं, जैसे उत्पत्ति, उपलब्धता, उपयोगिता एवं नवीकरणीयता की दृष्टि से कई रूपों में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन यदि कम होते हैं तो वह विकल्पों की खोज करता है। इस प्रकृति में जो मानव उपस्थित है, अगर मानव को जैविक चीजें न मिले और इस प्रकृति में जो संसाधन की चीजें हैं अगर वो अवेलेबल ना हो तो वो क्या करता है, मानव कि संसाधन का अभाव होता है तो वह क्या करता है, उस संसाधन के अभाव के कारण वह अपने विकल्पों की खोज करता है। वह अपने जैविक चीज़ों की खोज करता है जिसे वह आवश्यकता है, जिसे उसे ज़रूरत है। तो जैसा कि प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स के जो स्वरूप होते हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला आता है वन संसाधन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, दूसरा आता है जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज, थर्ड है खाद्य संसाधन फूड रिसोर्सेज और फोर्थ है खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज। ये सब प्रकृति के प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। आगे चलते हैं, और भी कुछ हैं, जैसे कि 5 में ऊर्जा संसाधन एनर्जी रिसोर्सेज, 6 है भू संसाधन लैंड रिसोर्सेज। इसी प्रकार से इतने रिसोर्सेज हैं उस प्राकृतिक संसाधन की। बात करें नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन की, तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जो होता है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है, उसमें जो चीज़ें आती हैं, पहला है टिकाऊ अथवा स्थिर संसाधन, दूसरा है अवक्षीय अथवा अस्थिर संसाधन और तीसरा है संवर्धनीय संसाधन और 4 है असंवर्धनीय संसाधन। तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो हमारा टिकाऊ अथवा स्थिर संसाधन आता है, उसमें यह संसाधन का उपयोग मनुष्य लंबे समय तक कर सकता है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि टिकाऊ अथवा स्थिर स्टेबल रिसोर्सेज। यहाँ भूमि जल वन संपदा आदि टिकाऊ संसाधन हैं। इसका उपयोग करते समय मनुष्य इसके लक्ष्य को रोकने का प्रयास करता है ताकि इनकी उपलब्धता सदैव बनी रही। क्या कहा जा रहा है कि इसका उपयोग जब मनुष्य करता है तो मनुष्य इस लक्ष्य को रोकने का प्रयास करता है कि ताकि इनकी उपलब्धता सदैव बनी रही। जैसे वन संसाधन क्या होते हैं, अगर उनका हम कटाव, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वनों का हरासमेंट अगर मानव के द्वारा होता है, वनों की कटाई दिन पे दिन बढ़ती वैसे भी जा रही है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, क्या उसकी उपलब्धता सदैव बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। वो दिन प्रतिदिन उनकी जो हानि हो रही है उससे क्या हो जाएगा, वन संसाधन जो हमारे हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इस लक्ष्य को रोकने का प्रयास मनुष्य के द्वारा होता है और मनुष्य अपने इस नेचुरल रिसोर्सेज में उस फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो हरासमेंट है उसको रोकने का प्रयास करता है ताकि इस वायुमंडल में जो वन संसाधन वो बनी रहे। उसके बाद हमारा जो आता है अवक्षीय अथवा अस्थिर संसाधन। अवक्षीय अथवा अस्थिर संसाधन अनस्टेबल रिसोर्सेज। इस संसाधन की मात्रा सदैव सीमित और निश्चित होती है, जो उपभोग अथवा उपयोग के साथ साथ कम होती हुई समाप्ति की ओर अग्रसर होती है। जैसा कि इसमें कहा गया है
कि अगर इस संसाधन की जो मात्रा क्या होती है, सीमित होती है। क्यों? क्योंकि इनकी समाप्ति की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ये स्टेबल ना होकर अनस्टेबल रिसोर्सेज हैं, अस्थिर संसाधन हैं, क्योंकि इनकी दिन प्रतिदिन जो मात्रा है वो खत्म होती जाती है, समाप्ति की ओर अग्रसर होती जाती है। बात करें अस्थिर संसाधन में, तो प्राकृतिक संसाधनों को हजारों वर्ष से उत्पन्न करती है। लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक, टीन आदि खनिज अवच्छीय संसाधन है। ओके। उसके बाद अगर अवच्छीय संसाधन के अंतर्गत संचित संसाधन जो फंड रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सब कैसे संसाधन कहे जाते हैं? ये सब संचित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये अस्थिर हैं क्योंकि कोयले की खुदाई जिस हिसाब से दिन प्रतिदिन हो रही है, क्या वो समाप्ति की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं? समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पेट्रोलियम का उत्पादन भी देखो तेजी से हो रहा है, इसलिए यह भी क्या है, सीमित मात्रा में ये इनकी मात्रा घटती जा रही है। दिन प्रतिदिन इनकी मात्रा जो है एक निरंतर गति से एक अस्थिर संसाधन के रूप में परिवर्तित होता हुआ जा रहा है। बार बार उपयोग हो जाने के बाद वे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि जब इनका हम प्रयोग करेंगे बार बार, तो वो क्या होगा, ये पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर जा रहे हैं। उसके बाद बात करें संवर्धनीय संसाधन की, तो जिनकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि किए जाने की संभावना है, या जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। तो जैसा कि इसमें कहा गया है ना कि व्यावसायिक महत्व के, जैसा कि जो व्यवसाय बन गया है, अगर उसके इंपॉर्टेंस को किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहा जाता है, कि यह व्यावसायिक रूप से किसी एक प्रजाति पे वृक्षारोपण किया जा रहा है। उदाहरण लें तो कच्चे लोहे को स्टील के रूप में परिवर्तित करके उसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है। जैसा कि इसमें कहा जाता है कि जो कच्चे लोहे की स्टील के रूप में जो परिवर्तित करके इसी गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है, यही इसका क्या कहलाता है, संवर्धन वृक्षारोपण कहलाता है। बात करें असंवर्धनीय संसाधन की, तो असंवर्धनीय संसाधन जो होता है, इस संसाधन का उपयोग उनके मौलिक रूप में ही किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, जलवायु, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, सागर, धरती आदि असंवर्धनीय संसाधन कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें अत्यंत सीमित मात्रा में ही परिमार्जन संभव होता है। उदाहरण की बात करें तो कृत्रिम वातानुकूल एक सीमित क्षेत्र का किया जा सकता है, ताकि पूरे क्षेत्र का तापमान नियंत्रित संभव नहीं है। ओके। बात करें वन की, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है तो उसके अंतर्गत जो संसाधन आते हैं वो तो हमें जानने ही है। जैसे अब आता है हमारा वन संसाधन, तो वन संसाधन जानने से पहले हमें वन जानना है, फॉरेस्ट। तो वन शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई है, जिसका मतलब है कि एक बड़े पैमाने पर पेड़ों और पौधों का प्रभुत्व होना। इसे अंग्रेजी के एक ऐसे शब्द के रूप में पेश किया गया था जो कि जंगली भूमि को संदर्भित करता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि जंगल शब्द मध्यकालीन लैटिन शब्द फोरेस्टा से लिया गया था। कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन शब्द है फोरेस्टा, वहाँ से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या? खुली लकड़ी। मध्यकालीन लैटिन में यह शब्द विशेष रूप से राजा के शाही शिकार के लिए प्रयुक्त मैदानों से संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अगर देखा जाए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़
और महाराष्ट्र में उन राज्यों में से ऐसे राज्य हैं ये जिनके पास भारत में सबसे बड़ी वन क्षेत्र भूमि है। तो जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे, और जो राज्य वाले मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र भूमि पाई जाती है। अगर बात करें वन की, तो भारत के सर्वाधिक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ठीक, वन के अंतर्गत कुल क्षेत्र 750 लाख हेक्टेयर हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 22.7% है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पूछ लेता है कि भारत में कुल देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो आप क्या बताएंगे? 22.7% हिस्सा है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका से अगर देखा जाए तो कितने प्रतिशत है? 33.7% है। दक्षिण अमेरिका का 38.9% तथा सोवियत रूस का 45% भू क्षेत्रों के अंतर्गत आता है।